सोचिए अगर किसी स्कूल में कुछ बच्चे मेहनत से पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लाएं, लेकिन उन्हें कोई इनाम ना मिले, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो पढ़ाई में पीछे हैं और उन्हें ज्यादा सुविधाएं और अवसर मिलते हैं क्योंकि उनके परिवारों का समाज में बहुत दबदबा है। तो क्या यह किसी भी हाल में सही और मेहनती बच्चों के साथ न्याय होगा? बिल्कुल नहीं। ये न सिर्फ मेहनती बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी बल्कि उनके मन में सिस्टम के प्रति गुस्सा भी पैदा होगा। अब इस सिचुएशन को देश के लेवल पर सोचिए। मुद्दा है डिलिमिटेशन का। यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश की राजनीति में उथल पुथल ला सकता है। डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या और उनके बाउंड्री को तय करना ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के अनुसार हर सेंसस के बाद लोकसभा और राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या और उनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को दोबारा तय किया जाना चाहिए। यह सब डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किया जाता है। डिलिमिटेशन भारत का एक ऐसा मुद्दा है जो नॉर्थ की स्टेट्स और साउथ की स्टेट्स में एक दरार ला सकता है। अगले साल यानी कि 2026 में यह डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होनी है। आसान भाषा में कहें तो डिलिमिटेशन के पीछे लॉजिक है कि जितनी ज्यादा आबादी उतनी ज्यादा लोकसभा में सीटें। तो नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स में टकराव किस बात पर है? मुद्दा यह है कि जो दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया, बेहतर विकास किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग और पर कैपिटा इनकम जैसे इंडिकेटर्स पर वे नॉर्थ के राज्यों से कई बेहतर हैं। लेकिन फिर भी जब डिलिमिटेशन होगा जो कि जनसंख्या के आधार पर होता है तो 70 से 80% सीटें पार्लियामेंट में नॉर्थ के राज्यों की बढ़ेंगी और साउथ के राज्यों की पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी। दक्षिण के राज्य उस अच्छे बच्चे की तरह हैं। इन राज्यों ने मेहनत करके गरीबी कम की है, शिक्षा पर ध्यान दिया है, जनसंख्या कम की है और यह सब करने से उन्हें एक प्रकार की सजा मिल रही है जब 2026 में डिलिमिटेशन होगा। नॉर्थ के राज्यों ने जनसंख्या कम नहीं की, शिक्षा में भी वे दक्षिण के राज्यों से ज्यादा पीछे हैं, तब भी उनकी पॉलिटिकल पावर पार्लियामेंट में बढ़ जाएगी क्योंकि सीटों का निर्धारण तो जनसंख्या के आधार पर ही होना है। तो आसान सा रिलेशन है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा पार्लियामेंट में सीटें। भारत में डिलिमिटेशन पहली बार 1952 में हुआ। यह 1951 के सेंसस पर आधारित था। फिर डिलिमिटेशन 1963 और 1973 में हुआ। फिर आया साल 1976 जहां 42nd अमेंडमेंट एक्ट में यह निर्णय किया गया कि साल 2000 तक सीटों की संख्या नहीं बदलेगी ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स को आम लोगों में प्रमोट किया जा सके। 2002 में वाजपेयी सरकार के दौरान लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज कर दी गई ताकि जनसंख्या नियंत्रण को आगे बढ़ाया जा सके। लॉजिक यह था कि सिर्फ अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर सीटें एलोकेट हुई तो जिन राज्यों ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया उन्हें कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और जो स्टेट्स फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन वाले हैं उनको ज्यादा पावर मिल जाएगी। और फिर यह माना गया कि अगर 20 से 25 साल नॉर्थ के स्टेट्स को दे दिया जाए तो ये स्टेट्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर एजुकेशन और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर साउथ के साथ कैचअप कर लेंगे। और जब 2026 में यह डिलिमिटेशन होगा तो दोनों नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स की पॉपुलेशन में बैलेंस होगा और सारे राज्यों को पार्लियामेंट में फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी और बिहार का पॉपुलेशन भारत की पॉपुलेशन का करीब 25% है और दोनों की कुल मिलाकर 125 सीटें हैं लोकसभा में। और वहीं दक्षिण के राज्य केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर 129 सीटें हैं और सबकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सिर्फ 21% है। अब 2026 पास आ रहा है। अगर डिलिमिटेशन होता है तो पॉपुलेशन हैवी स्टेट्स जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। साउथ इंडियन स्टेट्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा और पूरी राजनीति की अधिक बागडोर उत्तर के राज्यों के हाथ में आ जाएगी। अगर लोकसभा से ज्यादा सीटें उत्तरी राज्यों को मिलती हैं, तो इसका सीधा मतलब होगा कि केंद्र सरकार को बनाने में उनका ज्यादा प्रभाव होगा। जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो उन्हीं राज्यों के वोटर को खुश करने की कोशिश करेगी क्योंकि चुनाव जीतने के लिए वही सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। इससे पॉलिटिकल फोकस भी नॉर्थ सेंट्रिक हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर सांसद उन्हीं राज्यों से चुनकर आएंगे और उनकी प्रायोरिटी में वही क्षेत्र होंगे जहां से वे चुनकर आ रहे हैं। नतीजा
दक्षिणी राज्यों की आवाज संसद में कमजोर पड़ सकती है और उनकी जरूरतों को उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। ऐसे में नेशनल पॉलिसीज भी एक तरफ झुकी हुई लग सकती हैं, जिससे देश के फेडरल बैलेंस पर असर पड़ सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। साउथ इंडियन स्टेट्स का आर्ग्यूमेंट रहता है कि उनके स्टेट्स में ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग मिलनी चाहिए। लेकिन उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है और सांसद भी ज्यादा होंगे और वे फंडिंग अपने राज्यों में खींच सकते हैं। अगर साउथ इंडियन एमपीज या प्रपोजल लाते हैं कि हाई स्पीड रेल और नए रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा पैसा साउथ इंडियन स्टेट को मिले, तो नॉर्थ इंडियन एमपीज जो संख्या में ज्यादा होंगे इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें ज्यादा फंडिंग मिलनी चाहिए। अगर साउथ की लोकसभा में सीटें कम हो जाती हैं तो उनकी पॉलिसी मेकिंग पावर भी घट जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सेंट्रल फंड्स और कई दूसरे सेक्टर्स में नॉर्थ ज्यादा इन्फ्लुएंस रखेगा, जिससे नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच टेंशन और बढ़ सकती है। हालांकि डीलिमिटेशन उत्तर और दक्षिण राज्यों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है, लेकिन ये अकेला मुद्दा नहीं है। नॉर्थ वर्सेस साउथ की यह बहस कई और मामलों में भी दिखती है। उदाहरण के लिए दक्षिणी राज्य हिंदी थोपे जाने के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान इससे प्रभावित होती है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन द्वारा टैक्स के बंटवारे को लेकर भारी असंतोष है। दक्षिणी राज्य शिकायत करते हैं कि वे अधिक टैक्स देते हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार राज्यों को फंड्स बांटती है तो आबादी आधारित फॉर्मूले की वजह से उत्तरी राज्यों को ज्यादा फायदा मिलता है। For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1 rupee 79 paise back from central taxes. For every 1 rupee of tax contributed by Karnataka, that state receives 47 paise back. ये सभी मुद्दे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को सीधी चुनौती देते हैं और उत्तर दक्षिण में और भी ज्यादा दरार डालते हैं। जैसे अगर हम एक बार आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्य जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलकर 25% डायरेक्ट टैक्स और 27% सेंट्रल जीएसटी देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जब केंद्र सरकार टैक्स का बंटवारा करती है तो दक्षिणी राज्यों को सिर्फ 15% हिस्सा मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 36% टैक्स शेयर में से मिलता है। तो दक्षिणी राज्यों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ उन्हें अपने टैक्स में योगदान के मुकाबले कम फंड्स मिल रहे हैं और दूसरी तरफ 2026 में प्रपोज डीलिमिटेशन प्रोसेस के कारण उनकी राजनीतिक ताकत भी कम होने वाली है। यानी जो राज्य भारत के विकास में आगे रहे, जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जनसंख्या को नियंत्रित किया, उन्हें यह सब करने के बाद सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। क्या ये न्याय संगत होगा? यही सवाल आज दक्षिणी राज्यों के सामने खड़ा है। साउथ के स्टेट्स के पॉलिटिकल लीडर्स का कहना है कि यह पूरी डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज साउथ के स्टेट्स की पावर को कम करने के लिए किया जा रहा है। अगर ज्यादा सीटें नॉर्थ की स्टेट्स, खासकर की हिंदी बेल्ट की स्टेट्स को मिलती हैं, तो मौजूदा रूलिंग पार्टी को फायदा होगा और पॉलिटिकल पावर नॉर्थ की स्टेट्स में रहेगा। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि 1971 के सेंसस के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन 2056 तक फिक्स्ड रहनी चाहिए ताकि सभी स्टेट्स को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। अब जब 2026 की डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की चर्चा हो रही है तो कई सजेशन सामने आ रहे हैं। आइए अब इन सुझावों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि कैसे डीलिमिटेशन को एक बैलेंस्ड और फेयर अप्रोच के साथ लागू किया जा सकता है। पहला, लोकसभा की सीटों को 543 सीट्स पर स्थिर रखा जाए और इन्हें बढ़ाया ना जाए ताकि किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम ना हो। इससे फेडरल बैलेंस बना रहेगा और छोटे राज्य और वो राज्य जिनकी जनसंख्या कम है उनकी ताकत कम नहीं होगी। दूसरा, राज्यों की विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली की सीटें बढ़ाई जाए। हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से उसकी विधानसभा की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इससे राज्य स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा और ज्यादा लोगों की आवाज सुनी जा सकेगी। तीसरा, गांव, शहरों और जिलों में जो पंचायत और लोकल बॉडीज हैं उन्हें ज्यादा अधिकार और पैसा दिया जाए, क्योंकि यही संस्थाएं
आम जनता के सबसे करीब होती हैं और उनकी असली समस्याओं को हल कर सकती हैं। इससे जो हमारे डेमोक्रेटिक और फेडरल स्ट्रक्चर के बीच जो तनाव पैदा हो रहा है उसे कम किया जा सकता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में डिलिमिटेशन एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर इसे बिना संतुलन बनाए लागू किया गया तो इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच असमानता और बढ़ सकती है। हमें भारत की यूनिटी और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बनाए रखते हुए ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जिससे हर राज्य को बराबरी का दर्जा मिले और कोई भी राज्य खुद को नजरअंदाज महसूस न करे। संविधान में बदलाव और पॉलिसीज के सुधार से हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर राज्य को समान अवसर मिले और पूरा देश मिलकर विकास करे।